पहले सीआरपीसी चलेगी भाई। इधर आपका सीआरपीसी थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। देखिए, आपका जो चैप्टर हमें शुरू करना है, कल हल्का सा बता गया था। आपका 25 पढ़ना नहीं है, आपका चैप्टर 26 पढ़ना है। धारा लिख लीजिए आपका। लिखना लिखना क्या आपका, देखिए। आपका अध्याय 26 शुरू करना है सीआरपीसी का। इधर से आपका प्री में केवल क्वेश्चन बनता है और आपका 5-6 सेक्शन याद करना पड़ेगा। और उन सेक्शनों में कौन सी बातें महत्वपूर्ण, बैठिए हो, इधर बैठ जाइए भाई। एक तो आपका सेक्शन याद करना पड़ेगा और उन सेक्शनों में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपका इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इस चैप्टर में आपका जो मिलेगा कि जो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं अपराध या लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान, यानी कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई आदेश दिया और उस आदेश का कोई व्यक्ति पालन नहीं किया, या न्यायालय का अवमान यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, या न्यायालय में फॉल्स एविडेंस यानी कि झूठा साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी विचारण में, ये अध्याय आपका 26 में बताया गया है। इसके लिए आपका जो सब एक दो उदाहरण पहले देखिए, ताकि इस अध्याय में आपका कह सकते हैं कि कौन माने किस किस के बारे में प्रावधान किया गया है वह थोड़ा देखा जाए। सबसे पहला उदाहरण हम एफआईआर का लेते हैं कि एफआईआर, दो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है। आपका 154 सीआरपीसी कहती है कि सूचनादाता या तो हस्ताक्षर करेगा एफआईआर पर या अंगूठा चिन्ह लगाएगा। तो मान लीजिए थाने के बाहर साधक अधिकारी ने या थानेदार ने ये कहा कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस पर आप साइन करिए, और सूचनादाता साइन करने से इनकार करता है, तो ये लोग सेवक द्वारा जो आदेश या सूचना दी गई है उसका पालन करने से कोई व्यक्ति डिनाई करता है, तो ये मामला जाएगा 180 आईपीसी के तहत, 180 के तहत। ऐसा सूचनादाता दंड का भागी होगा। अब एफआईआर पर जो सूचनादाता या एफआईआर कराने वाला साइन नहीं किया है, 180 आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। तो मुकदमा कैसे चलेगा, अब यहाँ समस्या आई। क्या उसके खिलाफ परिवाद केवल किया जाएगा कि एफआईआर करके पुलिस अन्वेषण करके रिपोर्ट भेजेगी, कि मजिस्ट्रेट स्वयं के ज्ञान पर संज्ञान लेंगे, यानी कि मुकदमा दायर के साथ किस तरीके से किया जाएगा। तो आपका धारा सीआरपीसी 195 बताती है कि ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट नहीं, स्वयं का ज्ञान काम नहीं करेगा। केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट करना पड़ेगा। जो पुलिस अधिकारी ही परिवाद करेगा या उस पुलिस अधिकारी का वरिष्ठ अधिकारी करेगा। और कौन सी धारा है जहां कहा गया है, तो सीआरपीसी 195, ये पहला आपका उदाहरण बताया गया। अब जो ये परिवाद 195 के तहत इस मामले में किया गया है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका उल्लेख ही किस अध्याय में हम पढ़ेंगे, 26 में। एक दूसरा और अच्छा उदाहरण, और एक दूसरा उदाहरण लिया जाए। ये तो आपका पुलिस अधिकारी का रहा, एक आपका न्यायालय का लिया जाए। मान लीजिए न्यायालय ने ए के खिलाफ समन जारी किया और कहा कि आप समन में उल्लिखित निश्चित समय और स्थान पर कोर्ट में हाजिर हुई।
ऐसा व्यक्ति न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, यानी कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, तो पहला क्वेश्चन ये आया कि आखिर मुकदमा कैसे चलेगा? क्या एफआईआर होगी कि परिवाद होगा कि न्यायालय स्वयं के ज्ञान पर कार्यवाही करेगा? तो एफआईआर नहीं होगी, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं, न्यायालय स्वयं ही या न्यायालय का कोई अधिकारी जिसे न्यायालय प्राधिकृत करे, लिखित में परिवाद करना पड़ेगा और आपका न्यायालय में परिवाद किया जाएगा, लिखित में किया जाएगा। एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं होगी और आपका जो व्यक्ति समन का पालन नहीं किया वह दंड का भागी होगा। तो मुकदमा में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? तो वह प्रक्रिया भी आपका जो दी गई है, आपका अध्याय 26 में दी गई है। तो परिवाद न्यायालय करेगा। तो क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना है, क्या न्यायालय द्वारा भी परिवाद किया जाता है? तो अगर मामला सीआरपीसी की धारा 195 में आ जाता है तो न्यायालय भी परिवाद करता है, याद रखिए। लेकिन मामला किसमें आना चाहिए? 195। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण एक देखिए, आपका फॉल्स एविडेंस देने में, भाई मिथ्या साक्ष्य देना, फॉल्स एविडेंस देना परिभाषित है आईपीसी की धारा 191 में। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है 192 आईपीसी में। और दोनों के लिए जो सजा दी गई है, सजा का प्रावधान अगली धारा 193 आईपीसी में। तो अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो सामान्यतः 193 आईपीसी के तहत वह दंड का भागी होगा। तो समस्या ये आई कि क्या उसके खिलाफ इसके लिए एफआईआर होगा कि जिस न्यायालय में झूठा साक्ष्य दिया है वही न्यायालय स्वयं परिवाद करेगा? तो एफआईआर नहीं होगा। 195 सीआरपीसी बताती है कि न्यायालय या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस मामले में क्या करेगा? परिवाद। परिवाद मौखिक होगा कि लिखित में होगा? लिखित में। अब उस मामले में कौन सा प्रोसीजर अपनाएगा न्यायालय, उसी प्रोसीजर का उल्लेख आपका किया गया है इस अध्याय में, यानी कि अध्याय 26 में। तो 3 आपका उदाहरण या एलिस्ट्रेशन बताए गए और आपका तमाम उदाहरण है भाई, आपका उदाहरण सैकड़ों मिल सकते हैं, लेकिन 3 पर ही बस किया जाए। जैसे कि आपका ये भाई पैगंबर साहब जी भी कहते हैं कि तुम एक शादी करो, 2 करो, 3 करो, लेकिन 4 पर क्या कर दो? बस कर दो। उसमें आपका उसमें भी अगर तुम्हें ये विश्वास हो कि मैं इक्वलिटी या चारों पत्नियों के प्रति समता का व्यवहार नहीं कर सकता तो एक पर ही क्या करो? बस कर दो, दूसरी विवाह न करो। अब यह है कि भाई आपका जो उन्होंने उद्देश्य बताया था उस समय वो अलग उद्देश्य था, क्योंकि आपका युद्ध हुआ करते थे, तमाम पुरुष खेत होते थे, माने मारे जाते थे, स्त्रियों और बच्चों के भरण पोषण का क्या होगा? इसलिए पैगंबर साहब ने 4 विवाह की अनुमति दी। उसके पहले अनगिनत विवाह किया जा सकता था, एक पुरुष हजारों विवाह स्त्रियों से कर सकता था, लेकिन पैगंबर साहब ने कितने पर बस किया? 4 पर। ये उनकी सुन्नत है भाई। सुन्नत यानी कि उनका आचरण। आचरण मतलब उन्होंने ऐसा किया। भाई होता है ना कि आचरण दर्शाना, बाई कंडक्ट। बाई कंडक्ट जैसे ही आए सुनना या सुन्नत कहा जाता है। फिर बैक हुई, देखिए अब अध्याय शुरू किया जाए। आपका भूमिका हो गई तो अध्याय में आपका जो क्वेश्चन देखिए, आपका ये 340 देखिए, पहली धारा, धारा 195 में वर्णित मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
तो जब किसी न्यायालय की उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह राय है कि न्याय के हित में यह जरूरी है कि धारा 195 की उपधारा 1 के खंड ख में दिए गए किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए। तब ऐसा न्यायालय प्रारंभिक जांच करेगा और जांच के पश्चात जो आवश्यक समझे करेगा। तो जांच में क्या, यानी कि अगर न्यायालय से मांग की गई है कि हजूर आपके आदेश का पालन नहीं किया गया या आपकी न्यायिक कार्यवाही में किसी ने मिथ्या साक्ष्य दिया या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या दस्तावेज में हेरा फेरी की है, तो भाई पक्षकार केवल मांग कर सकते हैं कि हजूर आप कार्यवाही करिए। तो न्यायालय प्रारंभिक जांच करेगा। अगर उसे लगता है कि हाँ कार्यवाही की जानी चाहिए तो मामला आगे बढ़ेगा। उसे लगता है कि कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए तो मामला क्या हो जाएगा, खत्म। तो अगर उसे लगता है कि कार्यवाही की जानी चाहिए तो आपका उस भाव का निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिर न्यायालय स्वयं ही परिवाद करेगा या अपने किसी अधिकारी को कह देगा कि तुम लिखित में क्या करो, परिवाद करो। अधिकारी हस्ताक्षर कर देगा और मामला क्या होगा, आगे बढ़ेगा। फिर एक बार कंसेप्ट जरूर याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में फॉल्स एविडेंस दिया है तो प्राइवेट व्यक्ति मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि ये न्यायालय में आपका ये कार्य किया गया है। तो मुकदमा चलाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, न्यायालय। हाँ, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हजूर ऐसा हुआ है और आप स्वयं मुकदमा क्या करिए, परिवाद करके चलाइए, और आपको अधिकार नहीं है कि आप मुकदमा कर दें। आप न्यायालय से मांग जरूर कर सकते हैं कि मुकदमा आपका इनके खिलाफ क्या हो, शुरू किया जाए। एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुकदमा शुरू किया जाए कि नहीं, इस बारे में किसका अंतिम निर्णय होगा, न्यायालय का। 100 आपका 340 भी समाप्त हो गई, इतना ही पढ़ा जाता है। इसके बाद 341 अपील का प्रावधान किया गया है। मुकदमा चले कि न चले, यानी कि आपका अगर परिवाद मान लीजिए कि न्यायालय ने कर दिया या न्यायालय ने परिवाद करने से क्या कर दिया, इनकार, तो उसकी अपील आगे कर सकते हैं। आप अपील कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, न्यायालय में एप्लीकेशन दिया कि हजूर आपके न्यायालय में भी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, आप इसके खिलाफ परिवाद करके कार्यवाही करिए। न्यायालय प्रारंभिक जांच किया, प्रारंभिक जांच करने के बाद परिवाद करने का आदेश दिया या परिवाद करने से क्या कर दिया, इनकार। तो चाहे परिवाद से, अगर परिवाद करने से इनकार कर दिया जाता है या आपका परिवाद किया जाता है, तो इसके खिलाफ अधिकार है पक्षकार को कि अपील कर सके। और कहाँ अपील कर सकता है, जिस न्यायालय में उस न्यायालय के निर्णय की अपील होती है। बस एक लाइन ये भी कम पूछा जाता है, बस प्री में पूछा जा सकता है कि अपील का प्रावधान चूंकि आपका 372 से लेकर और 300 आपका 96 तक में दिया गया। 394 देखिए, तो 94 है ना, 372 से 394 तक है। तो एक क्वेश्चन वहां मैं लिखवा दूंगा कि इसके अलावा और कहां कहां अपील का प्रावधान है। तो फिर हम बता दें, जब 372 से 394 की भूमिका हम बांधेंगे, उसी समय एक लिस्ट हम अलग से बनवाएंगे कि और भी कहां कहां अपील का प्रावधान है, और उन धाराओं को डिटेल में हम बता देंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ये बनता है
कि सीआरपीसी की किस धारा में अपील का प्रावधान है या अपील का प्रावधान नहीं है। तो जब 372 आपका सोमवार या मंगलवार तक आ जाएगी, क्योंकि इधर की जो धाराएं हैं वो स्पीड में भगती है, यानी कि इधर की धाराएं केवल प्री के लिए हैं, आपका मेंस के लिए फिर आएगा अपील से। यानी कि दो आपका चैप्टर महत्वपूर्ण पढ़ना है। अब मैं बता दूं सीआरपीसी में एक जमानत बचा है और एक अपील बचा है, और जितने चैप्टर हैं वह पुछल्ले टाइप के हैं और बहुत तेजी से खत्म होते हैं। यानी कि आपका मान के चलिए कि 70% सीआरपीसी समाप्त हो गई हैं, 30% ही बचा है। तो उसमें भी दो ही चैप्टर थोड़ा समय लेते हैं, एक जमानत और दूसरा अपील। और इसी को और अच्छे से पढ़ाना है। टेक्निकल क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए आपका 341 के बाद 342 खर्चा का आदेश देने की शक्ति, आपका ये भी छोड़ सकते हैं। 343 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया क्या होगी। तो आपका अब ये है कि आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है 340 के तहत परिवाद पर या 341 के तहत, तो आपका कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो एक लाइन में लिख लीजिए, जो पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में अपनाई जाती हैं। यानी कि 343 एक लाइन आपका कम ही चांस रहता है पूछने का। जो मुख्य रूप से इधर पूछी जाती है धारा, वह आपका 344 पूछी जाती है। 344 अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और वह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए भाई अच्छे से, यानी कि 344 में आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और उसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आपको निकालना है। एक बार हम बताए हैं, फिर आपका अच्छे से बताते हैं। देखिए जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जो सत्र न्यायालय हैं, तो सत्र न्यायालय के बारे में फिर एक बार 4-5 बातें जानिए। आपका अधीनस्थ न्यायालय जो एमपी का मॉडल है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की शुरुआत क्रिमिनल मामलों में किस न्यायालय से होती है। एमपी ने बनाया तो कोर्ट ऑफ सेशन। अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, तो आप मारेंगे सत्र न्यायालय। अगला क्वेश्चन कि सत्र न्यायालय कितना दंड दे सकता है, तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। फिर अगला क्वेश्चन, अगर मृत्यु दंड देता है तो क्या होगा, तो आपका हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि किया जाना वैकल्पिक है कि अनिवार्य है। अनिवार्य है, और कम से कम कितने जजों द्वारा पुष्टि, 2। कम से कम कितने, तब पुष्टि भी आ जाएगा। आपका 15 मिनट लगता है, 10 मिनट। 366, 367, 368, 370, 371 पुष्टि आपका करा, लेकिन सेक्शन पूछा जाता है। और पुष्टि कम से कम कितने जजों द्वारा, 2। अब विवाद हो गया दोनों में तो रेफरी का सिद्धांत, वो भी हम बताएंगे, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए तब। पहले तो 344 की भूमिका में हम किसको बता रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन को। अगला क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो स्थापना पूछे तो राज्य सरकार मारिएगा, और सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछे तो कौन मारेंगे, हाई कोर्ट। सेक्शन पूछा गया है, कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना सीआरपीसी की धारा 9 के तहत। ये एमपी में आ चुका है क्वेश्चन। कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना सीआरपीसी की किस धारा के तहत, 9 के तहत। कोर्ट ऑफ सेशन, अब आगे बढ़ा जाए। सत्र न्यायालय विभिन्न मामलों में 3 प्रकार की प्रक्रिया अपना सकता है विचारण की। यानी कि यही एक न्यायालय है जो 3 प्रकार की प्रक्रिया भिन्न भिन्न मामलों में अपना सकता है।
तो मैं लिखवाया भी था, फिर एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, लिखवा जा चुका है पीछे ये। आपका पहला रेगुलर प्रोसीजर यानी कि नियमित प्रक्रिया। नियमित प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जो मामले धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेटों द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किए गए हैं, सुपुर्द किए गए हैं, उसमें जो प्रक्रिया सत्र न्यायालय अपनाता है वह धारा 225 से लेकर 236 तक की, नहीं 37 नहीं 36 है भाई। देखिए आपका फिर एक बार याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारण की प्रक्रिया किस सेक्शन से किस सेक्शन, तो ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, अध्याय 18 में 225 से लेकर 237, इतना सही है। लेकिन उसमें दो प्रक्रिया है, उसको हम अंदर तोड़ रहे हैं, यानी कि ऊपर से तो आपका सही है भाई, लेकिन उसमें दो प्रक्रिया है। और पहली प्रक्रिया हम बता रहे हैं 225 से कहाँ तक, 236। ये कब लागू होगी, जब मजिस्ट्रेट ने मामला क्या किया हो, 209 के तहत सुपुर्द किया हो। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने सीधे संज्ञान लिया और मामला 199 के क्लाज 2 में आ जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि लोगों की मानहानि की गई है, तो लोक अभियोजक अपराध किए जाने के 6 माह के अंदर सरकार की मंजूरी से सत्र न्यायालय में सीधे लिखित में परिवाद कर सकता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे मामलों में काग्निजेंस लेता है तो इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है वह धारा 237 में दी गई है, 237 में। खूब पूछा जाता है कि 199 के खंड 2 में आने वाले मामलों में कौन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, रटा मार कर जाइएगा, ये ज्यादा लोग गलत करके आते हैं। तो मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही सत्र न्यायालय द्वारा अपनाई जाएगी। तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया अपनाता है विचारण का वारंट मामलों में, अब इसका प्रावधान 244 से लेकर 247 तक है और निर्णय 248 से लेकर 250। तो 244 से लेकर कहाँ तक की प्रक्रिया, 247 तक की प्रक्रिया कोर्ट ऑफ सेशन अपनाता है, लेकिन हमेशा नहीं। ये कब, जब मामला किस धारा में आता हो, 199 के किस क्लाज में, 2 में। ये दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया दी गई है 344 में कि सत्र न्यायालय समरी ट्रायल भी कर सकता है, संक्षिप्त प्रक्रिया भी अपना सकता है। तो बताइए एक बार फिर रिवीजन मारिए, तो बताया गया था अभी 4-5 दिन पहले ही। संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल किस अध्याय में दिया गया है, पहला क्वेश्चन 21। कहां से कहां तक दिया गया है, 260 से लेकर 265 बताया जा चुका है। संक्षिप्त विचारण किन मामलों का किया जाता है, कुछ समन मामलों का, कुछ वारंट मामलों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया गया था, दोनों का। संक्षिप्त विचारण में सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया विचारण की अपनाई जाती है, वारंट मामलों वाली की समन मामलों वाली, समन मामलों वाली। संक्षिप्त विचारण में कितने से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, 3 माह से, रटते रहे, कितने से, 3 माह से अधिक। संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा प्राधिकृत करने पर कर सकता है, हाई कोर्ट। और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी किसके द्वारा, हाई कोर्ट। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में एक टेक्निकल बात आती है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने के लिए
ऑथराइज हाई कोर्ट कर सकता है, तो जिसमें दंड 6 माह या उससे क्या हो कम या मात्र जुर्माना। भाई 6 माह से अधिक सजा है तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट ऑथराइज कर सकता है कि नहीं विचारण के लिए, नहीं। लेकिन चाहे द्वितीय वर्ग हो, प्रथम वर्ग हो, कोई भी मजिस्ट्रेट हो, जब दंड देने की लास्ट में बारी आएगी तो अधिकतम कितना दे सकता है, 3 मास। ये भाई रट कर जाइएगा आपका, फिर हम बता दें। देखिए आगे देखा जाए इसे। इसके बाद 344 आई है। आपका पहले भूमिका एक लाइन बांध लीजिए, तब भी एक महत्वपूर्ण है 344 क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका सीआरपीसी में समरी ट्रायल में 3 माह अधिकतम दंड दिया जा सकता है, लेकिन फिर एक बार याद रखिए, कई ऐसे कानून हैं जहां की समरी ट्रायल का प्रावधान है लेकिन दंड की मात्रा अधिक दी जा सकती है, और उसमें कहीं कहीं 6 माह, कहीं कहीं 1 वर्ष भी है। जैसे करप्शन एक्ट हुआ, तमाम कानून है कि न्यायालय समरी ट्रायल करके, भाई अगर सीआरपीसी से अलग कोई कानून है, उसमें अलग प्रावधान है, तो वहाँ सीआरपीसी ऐड न करिएगा। जैसे कि करप्शन एक्ट में भी है कि समरी ट्रायल कर सकता है न्यायालय, लेकिन वहाँ अधिकतम सजा 3 माह नहीं, कितना दे सकता है, 1 साल, तो कहीं 6 माह रहेगा। फिर एक बार देखिए, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो सत्र न्यायालय या तो रेगुलर ट्रायल करे, भाई रेगुलर ट्रायल करे, या कोर्ट ऑफ सेशन अगर चाहता है तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपना कर और ट्रायल कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन समरी ट्रायल करता है तो आपका प्रतिबंध कायम रहेगा और दंड कितना से अब अधिक नहीं दे सकता, 3 माह। भाई 3 माह से अधिक नहीं, क्योंकि आप समरी ट्रायल कर रहे हैं तो कितना अधिकतम दे सकते हैं, 3 मास। वहीं देखिए आपका बेरर की भाषा, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी या गवाह ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए, तो यदि उसका विश्वास हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है और समीचीन माने वर्तमान समय में जरूरी होना कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए समरी ट्रायल किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को कारण दर्शित करने के लिए कह सकेगा और उसके बाद संक्षिप्त विचारण कर सकेगा, और संक्षिप्त विचारण करके मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए क्या दे सकेगा, दंड। तो दंड जब देगा तो बताइए कितना दे सकेगा। अब आइए भाई, चाहे तो सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का संक्षिप्त विचारण करे या चाहे तो रेगुलर विचारण करे। तो संक्षिप्त विचारण करता है तो प्रतिबंध लग जाता है और कितने से अधिक माह का दंड अब नहीं दिया जा सकता, 3 माह। लेकिन अगर समरी ट्रायल न करके रेगुलर ट्रायल किया जाता है तो 193 अब देखना है आईपीसी, वहाँ जो दंड है मिथ्या साक्ष्य देने गढ़ने के लिए वो दिया जा सकता है, यानी कि 7 साल। देखिए तो एक बार आईपीसी में 7 साल वैसे दंड है हमारा अधिकतम, एक बार देख लीजिए। देखिए आपका 7 साल दंड है अधिकतम। अब देखिए आपका समस्या कहाँ आएगी, अगर मिथ्या साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही में दिया गया गढ़ा गया और सत्य न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल इसका कर दिया, तब तो भाई दंड की मात्रा अधिकतम कितना दे सकता है, 3 माह।
और रेगुलर ट्रायल किया तो कितना दंड दे सकता है? 7 साल दे सकता है, क्योंकि रेगुलर ट्रायल में दंड की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब प्रतिबंध क्या? अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका 348 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका न्यायालय का अवमान किया है तो 348 में प्रक्रिया दी गई है। इसके बाद आपका 300 नहीं 300 आपका 45 में, फिर 346 भी छोड़ देना है, फिर 347 भी। अब 348 देखिए, 348 आपका क्वेश्चन बनता है। 348 इधर याद रखिएगा। 348 थोड़ा भूमिका देखिए और तब आपका और चीजें इसमें बताई जाए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति था और वह न्यायालय की अवमान किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो पहला नियम ये बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो एक कानून अलग बना है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। यहाँ से शुरुआत करिए। और उसमें अवमान को परिभाषित करते हुए दो वर्ग में बांटा गया है, एक सिविल अवमान और दूसरा क्रिमिनल। परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषा दी गई है, लेकिन कितने वर्गों में डायरेक्ट बांट दिया गया? दो भाग। पहला है सिविल अवमान, यानी कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश का पालन नहीं करता तो कौन सा अवमान किया या कंटेम्प्ट? सिविल। और ऐसा कुछ बोलिए जिसे न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव पड़े, निष्पक्षता पर प्रभाव पड़े, यानी कि जज साहब घूस लेकर कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन सा अवमान होगा? आपका क्रिमिनल। फिर याद रखें, क्रिमिनल में या तो बोला या लिखा जाता है जिससे न्यायालय के जुडिक्शन या विश्वसनीयता पर क्या पड़ता है? प्रभाव। निर्णय, डिक्री का पालन नहीं, उल्टा सीधा बोल दीजिए कि जज साहब घूस लिए हैं हाई कोर्ट में जाकर, तो तुरंत अवमान में क्या करेंगे जज साहब? कि बोलने आए हो, बोलने की आज़ादी है तो कुछ भी बोलोगे, जैसे देश में चल रहा है। आज़ादी के नाम पर आज़ादी का क्या किया जा रहा है? दुरुपयोग। कोचिंग में भी आपका इतना छूट यहाँ दी गई है, तो कुछ लोग उसका भी मिसयूज करते हैं। तो जब मिसयूज आज़ादी का होने लगता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उस आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगा जाए, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अन्य कोचिंगों में पेन भी अगर गिर गई, अब पानी भी पी लिए, तो डांट कर टीचर भगा देगा कि हम बिना पानी पिए 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं और तुम्हें प्यास लगी, क्या जज बनोगे? भगो यहाँ से। तो भाई आपका लेकिन इतना भी निष्ठुर नहीं होना चाहिए कि आपका पानी पीने से रोक दिया जाए, आपका वो अलग बात है। लेकिन आपका क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, जल्दी जाकर देखिए एक भी वाक्य आप बोल नहीं सकते। यहाँ तो इतनी आज़ादी है, भाई सबको सलाह दी जाती है, आज़ादी है उसका यूज करिए, मिस यूज नहीं। क्योंकि मिस यूज होने पर तमाम समस्याएं भी आती हैं और फिर आज़ादी पर ये हो सकता है कि धीरे धीरे हमें भी कठोर बनना पड़े आपका, और पूरी तरह आज़ादी पर ज़्यादातर क्या लगा दिया जाए? प्रतिबंध। तो भाई आपका भी कर्तव्य है कि आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी का 15 अगस्त को व्यक्त करिएगा और आपका कह सकते हैं, और तब आपका मौका दिया जाएगा आपको। देखिए आगे, तो अब समस्या देखिए, अवमान बताया गया। जहां तक अवमान की बात है, अब आपका जो दूसरा व्यू देखना है, अवमान के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद के तहत दंडित करता है, हाई कोर्ट की अनुच्छेद के तहत, तो वह पूछा जाता है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, 142 के तहत। दो अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन कौन? 129, 142, और हाई कोर्ट 215 के तहत 215।
इसी आधार पर तो हाई कोर्ट से लोग डरते हैं। आपका अनुच्छेद 215 के तहत अवमान के लिए क्या दे सकता है? दंड। दंड की मात्रा 6 माह का कारावास या 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों। रट कर जाइएगा, कितनी सजा है? 6 माह का कारावास या 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों। इससे आगे भी बढ़ सकता है। इनहेरेंट पावर में अनुच्छेद 142 में मैं बता दूं, ये नियम लागू नहीं होगा। किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट रगड़ दे? आपका 142। वो उतना नहीं जानना भाई, बैक हो आ जाए। अब आपका दूसरा व्यू देखिए, दूसरे एंगल से, किस एंगल से 348, एक दो उदाहरण में मैं बताऊंगा। दूसरा एंगल आपको याद रखिएगा, 362। ये पहले धारा पकड़िए, अब आ ही जाएगी, हमें लगता है कि याद तो नहीं, लेकिन कल आ ही जाएगी हर हाल में। 362 पहले हम बताए थे एक दिन, एक दो दिन पहले ही, फिर एक बार 362 समझिए, डिटेल में तो पढ़ाया जाएगा। तो वहां आपका एक दो केस भी आता है। धारा 362 में जनरल रूल ये है कि जब एक बार आपराधिक न्यायालय निर्णय सुना दिया और उस पर जज साहब या मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया? साइन। तो वह उस निर्णय में अब कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं कर सकते, सिवाय गणितीय या लिपिकीय त्रुटि सुधारने के। तो बताइए, अगर जैसे कि एमपी का हमने उदाहरण बताया था, एक मैडम जी थी और वह 302 के मामले में 5 साल की सजा दी थी। फिर हंगामा मचा तो अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन की और निर्णय क्या की? पलट दी। तो पहली गलती, दो गलती हुई। पहली गलती तो ये हुई कि 302 में दो ही दंड हैं, आप दो में से कोई एक दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते। दूसरा, 362 ये रोक लगाता है कि आप अपने निर्णय को परिवर्तित तब अपील में हाई कोर्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर दे, आपको पावर नहीं है सामान्यतः। लेकिन लेकिन लग गया तो जरूर कुछ न कुछ आपका समस्या है जहां की निर्णय परिवर्तित किया जा सकता है। पहला, मेंटेनेंस के मामले में कि अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 125 के तहत भरण पोषण का आदेश दिया है और परिस्थितियों में क्या आ गया? बदलाव। तो धारा 127 के तहत, देखिए तो सही है ना, परिस्थितियों में चेंजिंग पर भरण पोषण का चेंज करना। 127 देख लिया जाए भाई, हल्का सा नहीं, जैसे ही संदेह हल्का है। हाँ, अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अपने आदेश में परिवर्तन कर देता है, भरण पोषण या तो बढ़ा देगा या क्या करेगा? घटा देगा, या पूरी तरह क्या कर देगा? रद्द। तो 362 का पहला अपवाद मिला। 127, जहां की न्यायालय अपने निर्णय को क्या कर सकता है? पलट सकता है। और दूसरा अपवाद मिला 348, जो अब हम पढ़ाने जाएंगे, यानी कि कौन सा अपवाद है? 348, जो अब शुरू किया जाएगा। धारा 348 पर एक उदाहरण देखा जाए। एक उदाहरण, तब बेयर एक्ट अपने आप आ जाएगा। बेयर एक्ट आपका पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, लेकिन फिर एक बार हम पढ़ाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए भाई, दूसरा उदाहरण जो देखना है आपका, तब आपका ये याद रखिए, 362 का 127 अपवाद है, टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है। और 348 भी मैं बताऊंगा। ये सीआरपीसी की धारा 362 का क्या है? अपवाद। जहां की न्यायालय अपने निर्णय को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, बदल सकता है, रद्द कर सकता है। एक उदाहरण देखिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भाई, हाई कोर्ट के एक जज थे, कर्णन साहब, आप नाम सुनोगे, काफी प्रसिद्ध रहे। कर्णन साहब ने आरोप लगाया हाई कोर्ट के जजों को कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई की
आपका एक तो कार्य छीन लिया, जज से तो हटा नहीं सकते क्योंकि जज से हटा केवल संसद सकती है। सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से रिमूव कर दे। ये कौन केवल कर सकती है? भारत की संसद। हाँ, निठल्ले बैठे रहिए, वेतन पाते रहिए, इतना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। या कोई काम न दिया जाए तो खूब मामला उछला और सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया बंगाल पुलिस को। अब समस्या ये थी कि इधर हाई कोर्ट के जज हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तार करके लाओ। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या किया है? अवमानना। तो पूरा पुलिस फोर्स, हजारों पुलिस वाले उनके। अब देखिए, पुलिस वालों के पास दो विकल्प था। अगर वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना में दंडित करता, और पालन कर देते तो कोई दंड नहीं। तो अंत में पुलिस वालों कर्नल साहब के पास गए। मान मनोवल के हजारों पुलिस वाले घेर लिए थे उनका आवास, और मान मनोवल करके ले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। फिर जेल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में भेज दिया कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। अब कर्नल साहब ने, देखिए आपका यहाँ साम्य का भी एक सिद्धांत लागू किया जाता है। साम्य का आपका सिद्धांत एक लागू किया जाता है, और ये है कि अगर कोई व्यक्ति है और पश्चाताप कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो भले वह गलत हो, उसके अधिकारों को मान्यता दी जाती है। ये हल्का सा आपका साम्य का सिद्धांत भूल जा रहा हूं मैं, कौन सा सिद्धांत यहाँ अप्लाई होगा, चलिए बता देंगे आगे। आगे देखिए, तो ऐसी दशा में अब ये हुआ कि भाई राष्ट्रपति एक हैं जो क्षमा दान कर सकता है किसी भी अपराधी को। तो कर्नल साहब ने एक खेल खेला और ये कहा कि हम भी दलित, राष्ट्रपति कोविंद भी दलित, तो दलित को परेशान किया जा रहा है, अतः भारत का राष्ट्रपति हमें दलित होने के नाते माफ कर दे। तो राष्ट्रपति आपका मौन रह गए, कुछ बोले ही नहीं। तब कर्नल साहब के वकीलों ने सलाह दिया कि जाकर सुप्रीम कोर्ट से क्या कर लीजिए, माफी। माफी मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगा? छोड़ देगा। तो बस एक लाइन कि अगर किसी व्यक्ति को अवमानना में दंडित किया गया और वह न्यायालय से क्या मांग ले, माफी, तो जेल में रखा जा सकता है कि छोड़ा जा सकता है? छोड़ा जा सकता है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हो गई, आपका नाम लेकर क्या कहे थे कि चौकीदार ही चोर, चौकीदार चोर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में इनको तलब किया कि हमने कब कहा? आप ऐसे ही करेंगे हमारा नाम ले लेंगे। तो फिर माफी मांगनी पड़ी, और इनके वकीलों ने एफिडेविट देकर क्या किया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया आपका। तो 348 देखिए आपका भाई, अब इतना तो आ गया होगा कि क्या दिया गया है, अब तो गलती नहीं होगा। 362 ऐड कर लीजिए। 362 का ये अपवाद है जहां न्यायालय अपने ही निर्णय को क्या कर सकता है? रद्द। एक बार अवमानना में फैसला दिया, पलट सकता है कि नहीं? पलट सकता है। देखिए अब जब किसी न्यायालय में किसी अपराधी को कोई बात जिसे करने के लिए उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इनकार करने या उसे न करने या शासक कोई अपमान करने या विघ्न डालने, सबके लिए प्रावधान है। कोई न्याय कार्यवाही में चाहे विघ्न डाला हो, न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया हो अपेक्षा का, या न्यायालय का शासक अपमान किया यानी कि अवमान किया, विघ्न में भी आ जाएगा, और न्यायालय उसको 345 के तहत दंडित किया है, तो ऐसी दशा में, और जेल भेजा है, तो ऐसी दशा में अगर वह माफी मांग लेता है तो न्यायालय अपने स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है
और दंड का परिहार कर सकता है, यानी कि दंड छोड़ दिया और दंड को क्या कर दिया, समाप्त कि जाओ, गलती किए थे, सजा भुगत रहे थे और मैं क्या करता हूँ, माफ कर सकता है। तो बताइए बात है कि विवेकाधिकार, हाँ कर सकता है में क्या है, सुबह बताया गया, अगर उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा में प्रिज्यूम रहेगा तो अनुमान लगाना बाध्यकारी होगा कि विवेक, विवेक। अब आइए 349 आ जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है। 349 भी अंडरलाइन करिए भाई, क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा 2 बार एपीयू में रिपीट किया है, बस 2 लाइन जानना है। उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी, यानी कि जब कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा हो और आपका या कहा हो कि कोई चीज या दस्तावेज पेश करो और वह प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दे या दस्तावेज या चीज बिना किसी कारण के पेश न करे, तो बताइए क्या ऐसी दशा में न्यायालय उसको सजा दे सकता है कि नहीं, और सजा कितना दे सकता है वही रट कर जाना है, 7 दिन 7 डेज। फिर एक बार समझिए, अगर न्यायालय ने किसी से कोई प्रश्न पूछा या दस्तावेज पेश करने के लिए कहा या चीज पेश करने के लिए कहा और ऐसा व्यक्ति न तो उत्तर नहीं दिया या दस्तावेज पेश नहीं किया, या आपका कह सकते हैं कि चीज नहीं पेश किया, तो न्यायालय अधिकतम कितनी सजा दे सकता है इसके बदले में, पालन न करने के बदले, लिख लीजिए ऊपर, अधिकतम कितना, 7 दिन का कारावास। अब सादा की कठोर देखना, हम्म, सादा लिख लीजिएगा, कहीं अलग से लिख लीजिए, एक लाइन केवल पढ़ना है, कितना कारावास, सादा। और आपका सेक्शन याद रखिए किस सेक्शन में पूछा गया है, उत्तर न देने का परिणाम क्या होगा, तो अधिकतम 7 दिन के लिए क्या होगा, सादा कारावास। 350 भी पूछी गई है, समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। अब आइए, अगर किसी गवाह को समन क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया और गवाह हाजिर नहीं हुआ, तो हाजिर न होने के कारण उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, समरी ट्रायल चलाया जा सकता है, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। बस दंड की मात्रा याद रखनी है कि संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर उसे आपका अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है, तो उसे 100 रुपये से अनधिक का जुर्माना, अंडरलाइन करिए, 100 रुपये तक का जुर्माना, या लिख लीजिए कहीं ब्रेक पर इधर, 100 रुपये वहीं अंडरलाइन करना है, कितना आपका, यही पूछा गया है भाई कई बार, फिर एक बार याद रखें, अगर कोई गवाह न्यायालय में हाजिर होने के लिए बुलाया गया वह हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय क्या उस इसके लिए समरी ट्रायल कर सकता है कि नहीं, संक्षिप्त विचारण। लेकिन संक्षिप्त विचारण में कितना दंड अधिकतम इस धारा के तहत दिया जा सकता है, 3 माह न मार दीजिएगा, इस धारा में कितना दंड, केवल जुर्माना, और रट कर जाइएगा, 2-3 बार ये भी आ चुका है, कितना अधिकतम जुर्माना, 100 रुपया, अंडरलाइन कर लीजिए, 100 रुपया। 351 नहीं पढ़ना है आपका, 352 भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए अध्याय 27, अध्याय 27 देखिए भाई आपका, अध्याय 27 से भी आपका मैं बता दूं, कभी काल दो दो क्वेश्चन बना है और कभी काल 3 क्वेश्चन भी बन चुका है, दो, एक तो निश्चित बनेगा प्री में, अब मेंस में भी बन रहा है आपका, एक बार 2 क्वेश्चन बना था,
यानी कि 1 से लेकर 3 तक के बीच में क्वेश्चन बनता है। और आपका वर्तमान समय में आपका जो पुछल्ला पुछल्ला इधर क्वेश्चन है अब मेंस में बन रहे हैं। आपका जैसे यूपीजे में बना कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपका पीड़ित प्रतिकर योजना पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पिछली बार बना कि निर्णय पर टिप्पणी लिखिए, जजमेंट पर। तो आपका अब इस अध्याय में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, हमारा प्रयास है कि 2-4 आपका मिनट में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वह बताया जाए। अध्याय जो 27 चलेगा इसमें जजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि निर्णय या फैसला। तो फैसला होता क्या है, फैसला कहाँ परिभाषित है, फैसला कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, फैसले में क्या लिखा जाएगा, फैसले में गलती हो गई तो क्या होगा इत्यादि का फैसला दिया गया तो आपका कैसे दिया जाएगा। मृत्युदंड का फैसला है तब क्या लिखा जाएगा, और कुछ केस आपका याद करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन जो बनता है कि कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की हाजिरी कोर्ट में आवश्यक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त का हाजिर होना आवश्यक नहीं है, ये हम बताएंगे। दूसरा इसमें अच्छा बनता है कि कब निर्णय का कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार जे में बना कि निर्णय की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है, तो निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा ये 354 बताएगी। निर्णय में आपका 357 भी महत्वपूर्ण है। 362 हम बताएंगे कि एक बार जब आपराधिक मामलों में क्या सुना दिया गया फैसला, चाहे हाई कोर्ट ही क्यों न सुनाया हो, अब उस फैसले को क्या परिवर्तित किया जाएगा कि नहीं, समानता नहीं। लेकिन कुछ अपवाद हम बताएंगे। 2 अपवाद तो हम बता ही चुके हैं, एक धारा 127 और दूसरा माफी मांगने पर क्या करना, छोड़ देना। तो कौन सी धारा अभी बताई गई, 348। भाई 348 माफी मांगने पर निर्णय पलट देना और अपराधी को मैंने अवमान जो किया है या परेशान किया है उसको क्या कर देना, छोड़ देना, माफ कर देना, उन्मोचित। निर्णय को थोड़ा फिर आइए, निर्णय कब सुनाया जाएगा। आपका इस बिंदु पर आपका सिविल मामलों से जोड़िए, 2-4 मिनट सीपीसी में आपको जोड़ना है और तब आपका क्रिमिनल में हम आएंगे। देखिए जहां तक निर्णय की बात है, फैसले की बात है, सीपीसी में भी आपका निर्णय सुनाया जाता है और सीआरपीसी में भी, यानी कि सिविल मामलों में भी निर्णय आता है, आपराधिक मामलों में भी आता है। तो पहले सिविल मामला देख लिया जाए, तब तो चूंकि आपराधिक चलेगा तो अब क्रम से चलेगा भाई निर्णय। निर्णय की परिभाषा जो दी गई है सीपीसी की धारा 29 में दी गई है, रट कर जाइएगा, जे में तो कई बार रिपीट किया है। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 9 में निर्णय को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि निर्णय से डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है, अर्थात जब सिविल न्यायालय कोई डिक्री पारित करता है, कोई आदेश देता है, तो उसका बेस बताता है, उसका कारण बताता है, उसका आधार बताता है, और वही जो बेस है, कारण है, जो आधार है, क्या कहलाते हैं, निर्णय। तो निर्णय का मतलब क्या, डिक्री का आधार बताना कि आदेश का कि दोनों का, दोनों का। किसका आधार बताया जाता है निर्णय में,
दोनों का। अब निर्णय कब सुनाया जाएगा, इसके लिए सेक्शन 33 काम करता है सीपीसी का। न्यायालय मामले की सुनवाई पूरी हो चुकने के पश्चात खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगा और निर्णय का अनुसरण करते हुए डिक्री या आज्ञप्ति पारित की जाएगी। निर्णय सुनाए जाने के बारे में प्रोसीजर आदेश 20 के नियम आपका 1 से लेकर 5A तक में दिया गया है कि निर्णय कैसे सुनाया जाएगा। तो निर्णय की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, आदेश 20 के सीपीसी में रूल 1-2 कहाँ तक, 5A ए है। अब आइए निर्णय से निष्कर्ष निकलवा दीजिए। सिविल मामलों में निर्णय से दो निष्कर्ष निकलता है। या तो निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री होगी, लेकिन कब डिक्री होगी, जब धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों की वह क्या कर दे, पूर्ति। और अगर पूर्ति नहीं करता तो उस निर्णय से निकला निष्कर्ष आर्डर कहा जाएगा, आदेश कहा जाएगा। यानी कि जो निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को फुलफिल कर दें वह डिक्री कहलाएंगे, और जो फुलफिल नहीं करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, आदेश। अब दिमाग आपराधिक मामलों में निकालिए, आपराधिक मामलों में सेट करिए, बता दीजिए सीबीसी। आपराधिक मामलों में क्या होगा, तो न्यायालय मामले की सुनवाई करने के पश्चात खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगा। यानी कि खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा कि बंद न्यायालय में, खुले न्यायालय में। तो सीआरपीसी की फिर एक धारा याद रखिए, ओपन कोर्ट की धारा में सीआरपीसी में दिया गया है 327 में, यानी कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे। ये कौन सी धारा बताती है, 327। खुले न्यायालय में 1-2 दिन पहले बताया था, 327 में आगे बताया भी जाएगा आपको डिटेल में। अब आइए, जब न्यायालय निर्णय आपराधिक मामलों में सुनाता है तो फिर एक बार याद रखिए, आपका जब निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय में दो में से कोई एक निष्कर्ष निकलेगा। या तो निर्णय कन्विक्शन का होगा, दोष सिद्धि का होगा, या एक्विटल का यानी कि दोष मुक्ति का। तो निर्णय से क्या निष्कर्ष निकलेगा, निर्णय में या तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। अगर न्यायालय दोष सिद्धि का निर्णय देता है, इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त पर जो इल्जाम न्यायालय ने लगाया था वह साक्ष्य द्वारा साबित हो गया है, यानी कि अभियुक्त ने यह अपराध किया है। और जब निर्णय किसका आएगा, दोष मुक्ति का, यानी कि न्यायालय में अभियुक्त का अपराध साबित हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो कब उसे जेल भेजा जाएगा और कब छोड़ा जाएगा। तो दोष सिद्धि हो गई तो कहाँ भेजा जाएगा, जेल, और दोष मुक्ति हो गई तो आपका छोड़ा जाएगा, ये याद रखिए। तो निर्णय में फिर एक बार हम बता दें, जब दोष सिद्धि हो जाती है तो आगे बढ़ा जाए इसके, तो दो, अगर सत्य न्यायालय में का निर्णय है या मजिस्ट्रेट वारंट मामलों में फैसला सुनाता है तो दोष सिद्धि के बाद, कन्विक्शन के बाद दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा। और सुनना आवश्यक है दो मामलों में, किन किन विचारणों में, आपका सत्य न्यायालय और मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचार। दंड के क्वेश्चन पर सुनकर और विधि के अनुसार क्या दिया जाएगा, दंडादेश। क्यों सुना जाए दंड के प्रश्न पर, हो सकता है अभियुक्त मजबूरी में अपराध किया हो सकता है कि समाज की भलाई के लिए किया हो सकता है कि मरने से बचने के लिए किया हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, जेल में चला जाएगा तो ये तो जेल जाएगा ही,
इसका कुनबा भी क्या हो जाएगा, भूखे मर जाएगा। तो इसलिए सजा के प्रश्न पर क्या किया जाना चाहिए सुना, और सुनकर आपका अंत में दंडादेश दिया जाएगा। फिर न्यायालय आपका वारंट तैयार करेगा और कहेगा जेलर को कि इसको इतने दिनों तक अपनी जेल में क्या करो, सजा भुगतवाओ। आपका ये कहेगा। अब फिर बैक हो जाइए। अब निर्णय के बारे में जो प्रावधान है सीआरपीसी में धारा 2 में कहीं भी निर्णय को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा 2 में अन्य जो परिभाषाएं दी गई हैं वहां आपका जजमेंट को परिभाषित नहीं किया गया। तो पहला क्वेश्चन, निर्णय के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में है? तो 353। और निर्णय की अंतर वस्तु पिछली बार पूछी गई थी कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, तो ये कौन सी धारा, एक धारा बढ़ जाएंगे 354। फिर एक बार सेक्शन पहले पकड़िए, पूछा गया पिछली बार भाई, पिछली बार ही आया है आपका एपीओ जे में, दोनों में। एक जे में आया क्वेश्चन, एक यूपी एपीओ में। निर्णय कहाँ दिया गया सीआरपीसी में? तो 353 निर्णय की अंतर वस्तु, तो यानी कि निर्णय के अंदर क्या खाली पेज रहेगा कि कुछ लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा। तो क्या बातें लिखी जाएंगी, ये किस सेक्शन में बताया गया है? आपका 354। अब आपका उसके बाद तो और धाराएं हैं, लेकिन आपका 353 देखिए, बेयर की भाषा। 3-4 क्वेश्चन टेक्निकल बनते हैं। पहला हम बता दें, एक दो तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो सेक्शन से याद रखिए, निर्णय कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में? 353। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना है कि निर्णय कैसे सुनाया जाएगा? तो पूरा निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, देकर सुनाया जाएगा, प्रवर्तनीय भाग पढ़कर सुना दिया जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो आपका उपर्युक्त सभी, चाहे पूरा पढ़िए चाहे आधा पढ़िए और चाहे देकर सुनाइए, तो उपर्युक्त सभी पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बना है, फिर एक बार अच्छे से देखिए, यही क्वेश्चन ज्यादा लोग गलत करते हैं। कि सामान्य नियम ये है कि निर्णय अभियुक्त या अभियुक्त के प्लीडर की उपस्थिति में सुनाया जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर अभियुक्त निर्णय सुनाते समय गैर हाजिर था और कोर्ट ने निर्णय सुना दिया, तो ये अनियमितता तो हुई, गलती तो हुई। इस गलती का निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये गलती क्षम्य होगी कि अक्षम्य होगी? तो ये गलती क्षम्य है और निर्णय क्या माना जाएगा? वैध। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर अभियुक्त को या वकील को उसके सूचना दी गई, वकील या अभियुक्त हाजिर नहीं थे, निर्णय न्यायालय ने सुना दिया, तो ये निर्णय माने ये क्या जो अनियमितता है, इरेगुलरिटी है, क्या निर्णय पर बुरा प्रभाव डालेगी कि नहीं? नहीं डालेगी। तीसरा क्वेश्चन, कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त का हाजिर होना कोर्ट में आवश्यक नहीं है? तो 3 मॉडल, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा कि बंद न्यायालय में? खुले न्यायालय में। अब आपका एक एक करके बेयर की भाषा देखिए। 353 से 4 क्वेश्चन बनता है, 354 से भी लगातार क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में ही बना था, लगातार बनेगा क्वेश्चन इधर की धाराओं से। 357 हुआ, 357A हुआ, 362 हुआ, 365 हुआ, तमाम धाराओं से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। 356 हुआ, 360 से क्वेश्चन बन रहा है, पर इच्छा पर छोड़ना, यानी कि ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए कई शब्दों को देखिए भाई आपका 353 क्लास वाइज देखिए। निर्णय, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाला प्रत्येक विचारण में निर्णय। तो पहले तो आरंभिक अधिकारिता देखिए, तब तो पहला शब्द ही आ गया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आरंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, मूल अधिकारिता। भाई नाम ना आया तो लिख लीजिए, आरंभिक, प्रारंभिक, ओरिजिनल या मूल। जे में जो पूछा जाता है पहले संविधान से हम कोरिलेट करते हैं। उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है। यानी कि आरंभिक का मतलब ये हुआ कि पहली बार में ही सीधे मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा। तो आरंभिक अधिकारिता 131 में है, यानी कि 131। जहाँ की संघ और राज्य में विवाद है, दो राज्यों में विवाद है, तो डायरेक्ट मामला कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। सबसे पहले मामला हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो का डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। 130। 3 बार नेट के एग्जाम में रिपीट ये क्वेश्चन किया था लगातार, मैं बता दूं। जीएस में तो आता ही है, 3 बार ये अनुच्छेद ही रिपीट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ है। तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 131। इसके बीच विवाद हो, संघ और राज्य, यानी कि आपका यूपी राज्य और संघ लड़ गया किसी विधि के मुद्दे पर, या दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया, तो ये हाई कोर्ट से नहीं निपटेगा, पहली बार में ही मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन सी अधिकारिता हो गई, आरंभिक। दूसरा देखिए, और भी आपका सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारिता है जहाँ की मामला पहली बार में ही आपका सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अभी आपका प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, तो बताइए आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज केवल और केवल कहाँ दिया जा सकता है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, दोनों जगह। हाई कोर्ट में नहीं, केवल कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद कम से कम याद रखिएगा 71। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को लेकर केवल कहाँ जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। बताइए कौन चैलेंज कर सकता है, पूछा जाता है। तो पहला हुआ, या तो प्रत्याशी, यानी कि यशवंत सिन्हा जी हार गए, चैलेंज कि गड़बड़ी हो गई, ये हुआ वो हुआ। या दूसरा आपका 10 या 10 से अधिक मतदाता, यानी कि सांसद जो विधायक निर्वाचित थे उनमें से कम कितने मिले, 10, और जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, तब आपका सुनवाई होगी। ये आरंभिक अधिकार था। तो फिर एक बार देखिए, यानी कि जो न्यायालय सर्वप्रथम किसी मामले का विचारण किया है, अगर वह न्यायालय फैसला देता है, तो हम कहेंगे कि वह आरंभिक अधिकारिता वाले आपराधिक न्यायालय ने फैसला सुनाया है। फिर एक बार जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन था, मुकदमा अभियुक्त का कोर्ट ऑफ सेशन में चला, पहली बार कोर्ट ऑफ सेशन ने निर्णय सुनाया है, तो सत्र न्यायालय कौन सा न्यायालय अब कहा जाएगा, आरंभिक अधिकारिता वाला। हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट मुकदमा चल गया, तो आरंभिक अधिकारिता वाला कौन कहा जाएगा, हाई कोर्ट। और आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा चला, निर्णय सुनाया, तो आरंभिक या ओरिजिनल जुडिक्शन वाला कौन कोर्ट होगा, प्रथम वर्ग। फिर एक बार, जहां सबसे पहले क्या चला है, विचारण और फैसला उसने सुनाया हो। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए तो सीआरपीसी चलेगी भाई, ये चैप्टर थोड़ा बीच में रोका नहीं जा सकता।
आईपीसी सोमवार से चला जाएगा, यहीं खींचा जाए थोड़ा, एक तो कम से कम तेजी से हो। तो अभी 15 मिनट बाद आपका सीआरपीसी चलेगी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज निकाले गए हैं, अभी निकाले भी जाएंगे, जो बहुत टेक्निकल है, सबके बस की बात नहीं होती। और यही आपका एपीओ और जे में इस समय आ रहा है। तो भाई 15 मिनट बाद आपका क्लास चलेगा सीआरपीसी की। 353 अभी एक एक शब्दों